मेरा नाम शिवानी चौधरी है। मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ और मुखर्जी नगर में रह के मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से है। मैम, एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि वो आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट का, टेबल का या डायग्राम्स का यूज़ करें या ना करें। अभी इसका तो काफ़ी आंसर प्रेम सर ने दिया, बट मेरी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रही है। एंड मे बी बिकॉज मेरा टाइम पीरियड, मेरा इस जर्नी में लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मेरा कॉलेज भी चल रहा था साथ में, तो मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ों को इन डेप्थ जाकर देखूं। तो आई वॉज गोइंग विद द थिंग्स, आई हैव डन कोचिंग, तो आई वॉज गोइंग विद द थिंग्स ऐसे जैसा मेरा मेंटोर मुझे गाइड कर रहे थे। तो मेरी अप्रोच रहती थी मोर ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, क्योंकि आई वॉज नोइंग कि अगर मैं एक बैलेंस्ड कंटेंट भी लिखूंगी, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करूंगी, तो आई विल गेन मार्क्स। तो उसमें मैं फ्लो चार्ट्स और ये स्कीमेटिक्स, फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, जियोग्राफी में, कल्चर में कुछ पॉइंट करने के लिए मैं यूज करती थी। तो और मुझे इसमें फीडबैक पॉजिटिव ही आता था, मे बी बिकॉज जैसे सेट पैराडाइम है एक मार्केट में कि उससे होता है, तो मतलब मैंने उस पर वर्क किया है। बट मे बी इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट या वेन एवर आई गेट चांस टू राइट मेन्स अगेन, तो मैं प्रेम सर की एडवाइस जरूर फॉलो करूंगी कि एक ऐसे ओपन माइंडसेट से भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे और भी एस्पिरेंट्स को, जैसे लाइक एवरीबडी रीड्स, मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे भी ये आउटपुट्स मिले हैं कि यूपीएससी में जो आपकी आंसर कॉपी चेक कर रहा है प्रोफेसर, या जो भी आपकी आंसर कॉपी रीड कर रहा है, उसको वो ये नहीं देखेगा कि इंट्रो लिखा है बंदे ने तो मार्क्स दे देते हैं, कंक्लूजन। लेकिन जो कोचिंग में जो इवैल्यूएटर चेक कर रहा है नोटबुक, वो आपको इस पैराडाइम्स में चेक कर रहा है। तो जो आपको कोचिंग के मार्क्स मिल रहे हैं और जो उसमें आपको फीडबैक मिल रहा है, उसमें दे विल आस्क यू कि इसमें स्कीमेटिक्स यूज हो सकता था, इसमें आप कंक्लूजन दे सकते थे, या फिर कुछ एसडीजी गोल्स लिख सकते थे। बट यूपीएससी इज आस्किंग, उसका सिंपल है, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने उसकी क्वेश्चन की डिमांड किस तरीके से फुलफिल करी है, और वो कितने लाइक इन हाउ मच, कितना आप उसको फुलफिल करने में केपेबल रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। तो ये फिर बहुत सब्जेक्टिव है किसमें एज एन इंडिविजुअल हम कंफर्टेबल हैं। तो क्योंकि अगर हम कंफर्टेबल हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद माई आंसर, तो आई विल परफॉर्म बेटर। तो आई थिंक विद दिस वुड वर्क फॉर पर्सन। इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं। देखिए, मैंने अभी बताया कि मैं हिंदी माध्यम में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। जब कोई बच्चा नया नया आता है, इस बात को समझिए, मान लीजिए आप तैयारी करने आ रहे हैं, तो आप शुरू करेंगे सिलेबस, कोर्स, पैटर्न, किताबें, सर ने बता दिया शुरुआत में तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब लिखना स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, ये पॉइंट होता है कि किसी की चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को जो सजेस्ट करता हूँ, लगभग 6.5 साल का समय हर बच्चे को, क्योंकि मेरे पास कभी कभी 12th के बाद ही बच्चे आ जाते हैं तैयारी करने। आजकल थोड़ा ट्रेंड, थोड़ा ना यूपीएससी का समझ रहे हैं, दूसरा है ना। अब 12th के बाद जो बच्चा तैयारी करने आया, जो अभी ग्रेजुएशन करेगा, उसका एक थॉट प्रोसेस आप समझ रहे हैं ना बातों को, कि समाज को लेके या चीज़ों को लेके बहुत ओपन नहीं है, वो कुछ चीज़ों पर रिजिड होंगे। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से कहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप अपने बारे में 150 शब्द लिखिए। अगर आप खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और कॉपी पर लिख पा रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करके, तो ही आप सामाजिक समस्या को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। दैट इज ट्रू थिंग। तो शुरुआती स्तर पर जरा अपने बारे में भी तो लिख के देखें कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी शुरुआती स्तर पर अपनी बात करूँ, लिखना क्या, हाथ कांपने लगेगा आपका। ठीक है, इसीलिए हर इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या 5 स्ट्रेंथ या 5 वीकनेस बताइए। अब व्यक्ति को अपनी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता, तो आपने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया, तो हाउ दैट इज पॉसिबल कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को, जैसे सर ने कहा बहुत कम टाइम होता है, बेटर तरीके से एक्सप्लोर करके चीज़ों को समझ के और रन कर पाओगे। दैट इज द होल पैटर्न। तो ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। सर और मैम तो ग्रेजुएशन के बाद, लंबी तैयारी के बाद बता दिया, मैम पहले बार में है लेकिन ग्रेजुएशन के साथ हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कर रही थी, 12th के बाद नहीं आई। ठीक, अब आजकल मैं इस चीज़ से पर्सनली थोड़ा चिंतित रहता हूँ। बच्चा बहुत छोटा है, पहले उसको नीट और जेई में भेजा, वो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक, और उसके बाद माँ बाप ने सीधे नीट और जेई से हमारे पास भेज दिया, इसको ना आईएएस बना दीजिए। ठीक, अब उस बच्चे की जो व्यथा है, ठीक, वो देखी नहीं जाती, कभी कभी एक शिक्षक के रूप में देखी नहीं जाती। होता क्या है, बच्चे, और सर और मैम भी इस बात से एग्री करेंगे, जब आप बहुत छोटे होते हैं उस समय आपको मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर आपका वो छीन लिया जाए तो फिर आप गिर सकते हैं, और ऐसे बच्चों में क्रिमिनल एक्टिविटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या डिप्रेस होंगे, ठीक। और शिक्षकों में मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, आज मानसिक जो समर्थन परिवार का, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो माँ बाप कहीं हैं, बच्चा कहीं है, बच्चे पर बहुत दबाव होता है। उस दबाव में ना आए तो शिक्षकों का ये फर्ज बनता है कि उस दबाव को कम करें। मैं करता भी हूँ ट्राई, क्योंकि बच्चे विभिन्न रूपों से परेशान रहते हैं। मैं प्रश्न करने भी वाला था प्रेम सर से। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आंसर राइटिंग इज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। ये आयरनी है कि आंसर राइटिंग के कोर्सेस होते हैं, ठीक। आई थिंक इट शुड नॉट हैपन, बिकॉज सिविल सर्विसेज में अगर आप पैटर्न देखो एग्जामिनेशन का, 9 पेपर्स लिखवाते हैं, 6 घंटे लिखवाते हैं। किस स्पीड से लिखवाते हो तो आपको पता ही है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज इट विल ओनली किल टाइम। तो अगर कोई एस्पिरेंट सीरियसली करना चाहता है सिविल सर्विस, तो उसको पता है कि डी डे पे क्या करना है उसको, और एक कर्टेन बन जाता है उसके बाद एस्पिरेंट के सामने, पता है कि करना क्या है। बट स्टिल व्हाट ही विल बी डूइंग, ही विल नॉट मेकिंग हिज ऑन नोट्स फ्रॉम बुक, he will go to Rajendra Nagar and whatever places are there in Delhi, और जो क्रिस्प नोट्स मिल जाए बस उसको पढ़ लूँ हो जाए। बट इज इट पॉसिबल कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस नहीं किया तो वहाँ परफॉर्म कर पाओ, वहाँ पर आप सोच पाओ डायग्राम बनाने के लिए और फ्लो चार्ट। मैंने बनाए क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट, आई टोल्ड यू कास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ठीक। बहुत सारे ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बनाया, कहीं पर पॉइंटर्स भी लिखे, कहीं पर पैराग्राफ भी लिखे। नो यूनिफॉर्म पैटर्न, जो ऑर्गेनिक है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई एम सेटिस्फाइड, दिस इज वाओ प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, ठीक, देन आई एम ओके। इफ आई एम सेटिस्फाइड तो सामने वाला कुछ तो नंबर देगा, ओके। अगर मैंने इतना पढ़ाई किया है तो हाँ, पढ़ाई नहीं है तो फिर अपने में सेटिस्फाइड रहो तो इट डोंट मैटर टू मच फॉर एग्जामिनर, ठीक है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब क्लासेस करते हो, ठीक, डोंट बी लेजी। आप जब पढ़ रहे होते हो, डोंट बी लेजी, वही आपका मेन हार्ड वर्क होता है। एग्जाम इज नेवर योर हार्ड वर्क। एग्जाम के पहले 3 महीने मेंस का पीरियड इज नेवर योर, दैट्स अ काइंड ऑफ हनीमून पीरियड विथ यूपीएससी। आप एकदम से पीवाईक्यू देखते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, डिस्कशंस करो, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा जो रिलेवेंट है, बहुत ओवरलोड नहीं की। अब तो डेटा के फैक्ट बुक्स आते हैं, पता ही नहीं क्या होता है वो फैक्ट बुक्स में। मैंने आज तक नहीं देखा, कवर देखा कि फैक्ट बुक्स, यार इन द पेपर दे आर आस्किंग यू टू एनालाइज, गिव अ व्यू, तो ये फैक्ट बुक्स कैसे रिलेवेंट है। हाँ, आपको सपोर्ट चाहिए डेटा का, बट यू हैव टू गिव योर इनर इंटरप्रिटेशन। आप में एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमेशा हॉलिस्टिक नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपने सब्जेक्ट्स का। क्यों ना टीचर का ही नोट्स हो, कोचिंग का ही नोट्स हो, बियॉन्ड दैट आपका अपना, आपने क्या 400 पन्ने 300 पन्ने एक सब्जेक्ट के लिए दिया, तब तो 20 पन्ने 40 पन्ने में जस्टिफाइड होगा सब्जेक्ट मेन एग्जामिनेशन में। और जब आप वो काम कर रहे होते हो, देन बी क्रिएटिव इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव इन एग्जामिनेशन। सपोज कि कास्ट के 6 एट्रीब्यूट्स पढ़े और ये पढ़ रहे हो, वो पैराग्राफ में है, तो आप खुद ही जब अपना नोट्स बना रहे हो तो उसको मीन्स फ्लो चार्ट में बना लीजिए। या खुद ही जब आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पर पढ़ रहे हो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, पूछते रहते हैं डेन्यूब निस्टर, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट से पूछते रहते हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हो बुक से ये चैप्टर्स, तो आप खुद के नोट्स बनाओ, उसमें क्रिएटिविटी दिखाओ, एक हैबिट डेवलप होगा ऑर्गेनिकली, और ऑटोमेटिकली आपका आंसर वैसा ही लिखा जाएगा। आप बहुत स्टॉन्ड भी नहीं होगे कि ये मैं क्या करके आऊँ, बट बहुत अलग करके आ गए हो आप, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ 2 ईयर 3 ईयर एटलीस्ट 1 ईयर, ओके। और हम क्या करते हैं, बस जस्ट 3 महीने का एक टेस्ट सीरीज में हर कुछ कर लेना चाहते हैं। दैट्स नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग, आई एम टेलिंग यू। हाँ, आप ऐसे करके 10 में से अपने आप को एफर्ट लगा के 4 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन छूट जाएगा टाइम की स्कैर्सिटी के कारण, जब अनटिल अनलेस इट इज ऑर्गेनिक टू यू। तो ये पूरा एक 2 साल का स्पेक्ट्रम मेहनत का होता है। ऐसा नहीं कि इसमें 6 महीने सिर्फ आप मेहनत करो और 1.5 साल बस जैसे चल रहा है चलने दो, क्लासेस करो और आओ जाओ। डोंट डू दैट। उसमें अपना एफर्ट लगाइए। लास्ट के 6 महीने में काफ़ी रिलैक्स कीजिए। लास्ट के 6 महीने में जब मैं प्रैक्टिस करता था PYQ का, तो कभी कभी होता था कि चलो इस पेपर को 1 घंटे में ख़त्म करते हैं, नॉट इन 3 आवर्स। सपोज 2018 का GS2 है, 1 घंटे में ख़त्म करते हैं, नॉट इन 3 आवर्स। तो क्या अब 1 घंटे में पॉसिबल है मैं पूरा 2-2 3-3 पेजेस के आंसर लिखूं? नहीं। तो मैं 1 पेज में 3 पार्ट बनाया, मीन्स 1 पेज में 3 आंसर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ कोर कंटेंट। अगर उन्होंने पूछ दिया
कि चलो बताओ कि आर्टिकल 21 का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या है, ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ठीक। तो बस उसमें लिख दिया कौन केस है, क्या मीनिंग है, बस 2-2 4-4 लाइन, आंसर खत्म। अब उसी को एक्सपैंड करना है इंट्रो कंक्लूजन बॉडी में। मैंने सिर्फ बॉडी की कोर कॉन्सेप्ट को लिखकर 1 घंटे में भी पेपर खत्म कर लिए। So this is how this mind, your mind work if you have put effort in the 1.5 years काफी अच्छे से, तो फिर आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। और एग्जामिनेशन में ऐसा किया जा सकता है कि आप 2 मिनट पहले भी आंसर पेपर कंप्लीट कर लो विद गुड आंसर्स। ओके।